नमस्कार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1 लेके आपके सामने आया हूँ। अच्छा होगा कि इसके पहले थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई लिंक शेयर किए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने में आपको और आसानी होगी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, which of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha particle scattering experiment? As you know that Rutherford performed an experiment which is based on gold foil and alpha particles, and alpha particles are scattered, and after the scattering so many conclusions were drawn by Rutherford. तो आपसे यही पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर क्या क्या कंक्लूज़न दिए थे। देखिए कुछ इस तरीके का उनका ये एक्सपेरिमेंट था। ये देखिए कि एक स्फेरिकल सर्कुलर एक स्क्रीन है, और यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर निकले, और जब यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी तो आगे गए, और इस स्क्रीन पे कुछ हिस्से में जिस पे वो टकराए वहाँ पर एक चमक दी, लाइटनिंग हुई, चमक हुई, ग्लो हुआ, वहाँ पर शाइन हुआ वहाँ पर। उसके बाद क्या किया, इसमें बहुत पतली वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड इसको लगाया। जब इसको लगाया तो ये स्कैटरिंग जगह जगह फैल गई। ये जो पार्टिकल है अल्फ़ा पार्टिकल, इनकी वजह से होने वाली स्कैटरिंग जगह जगह पर फैल गई। ये अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। देखिए अल्फ़ा के बारे में मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि जो हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा एमिट करते हैं। अल्फ़ा एक्चुअल में रे है, सॉरी पार्टिकल है, बीटा भी पार्टिकल है, और गामा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम अल्फ़ा की बात करें कि अल्फ़ा क्या होता है, तो देखिए अल्फ़ा जो पार्टिकल होता है इट इज़ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है हीलियम का, जो सिंबल हम लिखते हैं 2He4, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। इसमें देखिए 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम पहले न्यूक्लियस ले लें तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट होगी, और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, -2e।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा न्यूक्लियस। इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। यही है अल्फ़ा पार्टिकल, यही अल्फ़ा पार्टिकल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है, इस पर 2+ चार्ज होता है। भाई देखो, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। अगर हम चार्ज निकालें तो प्रोटॉन पे हो जाएगा +2, न्यूट्रॉन पे हो जाएगा 0, इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा -2। जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे, तो ये 2 + 0 मिला के 2 होगा, तो +2 चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है पॉजिटिव होता है। तो पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट कुड नॉट बी डिराइव्ड। देखिए ये खतरनाक, नॉट वाले जितने हैं सब खतरनाक होते हैं। रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम क्या जानकारी हमें नहीं मिलती है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एक एक करके। मोस्ट ऑफ द, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें नॉट पूछा गया है, तो एक ऑप्शन होगा वो फैक्ट सही नहीं होगा, वो गलत स्टेटमेंट होगा। लेकिन 3 फैक्ट सही भी होंगे, तो आपको एक रॉन्ग वाला तो ऑप्शन टिक कर लेना है, लेकिन जो सही वाले ऑप्शन है उनको भी आपको मेमोराइज कर लेना है। ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें, क्योंकि उनमें भी आपको क्वेश्चन के चांसेस होंगे। तो पहली बात रदरफोर्ड ने बताई थी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, सो दिस फैक्ट इज करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कुड नॉट बी डिराइव, जो डिराइव ना किया गया, ये सही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी सही है। रेडियस एटम का कितना है, 10⁻⁻10 मीटर है, और न्यूक्लियस का है 10⁻⁻15 मीटर। ये भी जानकारी उन्होंने दी थी, इसको लर्न कर लो। तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये बात भी उन्होंने बताई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिक्स्ड एनर्जी जैसा टर्म कुछ नहीं बताया था। चौथा पॉइंट भी सही है, मगर जो थर्ड पार्ट है वो सही नहीं है, तो सही आंसर होगा हमारा थर्ड। तो हमको इससे क्या फ़ायदा मिला कि याद करिए, रदरफोर्ड मॉडल ने पहली बात क्या बताई कि एटम का ज़्यादातर पार्ट इम्प्टी है। दूसरी बात बताई कि रेडियस एटम का 10⁻⁻10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर। तीसरी बात बताई कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। 3 बातें सही हैं, लेकिन चौथी बात यहाँ पर गलत है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, ये MCQ का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लेस, बहुत कम है, इनको और लेने की ज़रूरत है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। देखिए, जब ये क्वेश्चन MCQ पार्ट 1 कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं बोर्ड पे आऊँगा, वाइट बोर्ड पे, और वहाँ पर जिन जिन क्वेश्चंस के लिए मुझे थोड़ी और डिटेलिंग करनी है मैं उनको भी करूँगा। ठीक है, आप कॉपी बनाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए। अब तो कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखिए फिर से,
फिर से आपको डज नॉट, नॉट वाली चीज़ जब आती है तो थोड़ा सा सावधान होना होता है। तो ग्राउंड स्टेट को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ग्राउंड स्टेट। तो देखिए ग्राउंड स्टेट का मतलब है अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन। आप अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वही तो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटन बाय अफबाउ प्रिंसिपल इज कॉल्ड अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि वो अपनी नेचुरल स्टेट में है। हम बाहर से उसको एनर्जी देंगे तो वो और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। तो हमें अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन का ज़रा ऑर्डर लिखना पड़ेगा, वो आपको आता होगा। मैं लिंक भी शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देखना। देखिए अच्छे से पढ़िए। ये 15-16 क्वेश्चन करके टिक कर लिया और सोचा काम बन गया तो नहीं बनेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको रिलेटेड लिंक मिलेंगी, वीडियोस पढ़िए ताकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आए वो भी आप कर सकें। तो 2s 2p 3s 3p, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है और फिर आता है 3d में। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। अच्छा, इसको हम लोग करते क्या है, ये देखिए भरने का क्रम है। इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो इसको अगर हम सीक्वेंस में अरेंज कर लें कि पहले 1 वाला लिख लिया पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरे का लिख लिया 3s 3p 3d, और फिर चौथे का लिख लिया 4s, ऐसे करके हमने लिख लिया। लेकिन इंटर इसी ऑर्डर में करेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम ऐसे इसको अरेंज कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में चालाकी क्या दिखाई कि उन्होंने इसको इस फॉर्मेट में, ये वाला जो आप फॉर्मेट देख रहे हो ना, इस फॉर्मेट में उसको लिखा है। तो हमको पहले सोचना पड़ेगा ऐसे भरा गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका पहला पार्ट क्या कहता है। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट कहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो एक्चुअल में हुआ ये कि 3p के बाद नंबर आया 4s का भरने का, 4s में पूरा भर दिया, 3d 8। तो ये सही है, ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट ये 28 है, तो ये निकल हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा मुझे सही लग रहा है। सही का मतलब है कि यहाँ के हिसाब से वो सही नहीं है। देखिए जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें देखना है डज नॉट रिप्रेजेंट। दूसरा वाला देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 9, लेकिन 3p के बाद भरा होगा 4s, 4s भरने के बाद 3d भरा होगा। ये चूँकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक्चुअल में कॉपर है। कॉपर में एक्सेप्शनल केस होता है कॉपर का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्चुअल में 4s2 3d 9 होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है। तो असल में वो 4s1 3d 9 उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। तो यहाँ जो बताया गया है वो ये बताया गया। देखिए ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट नहीं है। इसकी जो सही ग्राउंड स्टेट होती लास्ट में आता 3d10 और 4s1। इसको मैं भी बोर्ड में भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी जो थर्ड वाला है वो देखिए सही है मतलब सही है, वो यहाँ गलत है क्योंकि नॉट रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है।
अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसमें जो आप डॉट 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 देख रहे हो ना, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। ये 1s के लिए बना है और ये 2s के लिए बना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ डॉट इन अ रीजन रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं उसकी डेंसिटी को शो करता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए जानबूझ के ये लोग बना रहे हैं नेगेटिव, जितने नेगेटिव बनेंगे, देखिए फिर से क्या आया, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, जो करेक्ट होंगे वो आंसर के हिसाब से हमारे इनकरेक्ट है, क्योंकि हमको इनकरेक्ट आंसर हमारा सही आंसर है। तो इसमें 3 सही स्टेटमेंट है, एक गलत स्टेटमेंट है, हमें गलत स्टेटमेंट को सही करना है, ठीक है। पहला, 1s and 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। भैया 1s और 2s, देखिए s होता है स्फेरिकल, p होता है डम्बल शेप्ड, d होता है डबल डम्बल शेप और f की शेप होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसकी शेप होती है कॉम्प्लेक्स। तो ये तो सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस पे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही नहीं है। क्योंकि आपने देखा था उस डायग्राम में डॉट डॉट बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, कुछ खाली जगह भी दिखाई दे रही थी। मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर इस खाली जगह में देखिए एम्प्टी स्पेस, ये नोट्स हैं, खाली है। और ये पूरा जितना आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हो, देखिए ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना। तब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, आपने देखा था ये वाला पार्ट इनकरेक्ट नहीं है, ये वाला पार्ट देखिए ये इनकरेक्ट नहीं है, मतलब ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा चौथा आंसर ही सही है। इसको भी याद कर लीजिए, ये रॉन्ग इनकरेक्ट है। ये द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ऐसा डिक्रीज नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं दिखी है डायग्राम में, इस बात को आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ओहो बड़ा पुराना है स्टेटमेंट, इसके लिए थॉमसन ने काफ़ी काम किया है और कैथोड रेस की डिस्कवरी, कैथोड रेस से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेस के ज़रिए ही हुई है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज, फिर देखिए नॉट करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे उस पर हमें टिक नहीं करना है, जो इनकरेक्ट होगा उस पर टिक करना है। खतरनाक है भैया ये भी। पहला पार्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, बिल्कुल सही है। जो कैथोड रेज होती है वो कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ मूव करती है। सेकेंड नंबर का पॉइंट है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा उनमें आपको डिविएशन मिलेगा, नहीं तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलेंगी और बिल्कुल जैसे लाइट चलती है। थर्ड नंबर है
कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज इन कैथोड रे ट्यूब। ये सही स्टेटमेंट है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये सही नहीं है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। और फाइनली अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 पे जब हम आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ, देखिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए सही आंसर नंबर 4 है। असल में वो डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे। आप कोई भी गैस ले लो, आप हाइड्रोजन ले लो, आप हीलियम ले लो, आप नाइट्रोजन ले लो, सभी से एक ही जैसे नेगेटिव पार्टिकल्स निकलते थे। तभी तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक हमारा बेसिक पार्टिकल, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये सभी में पाया जाता है। अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। देखो भैया, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का हीरो है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हो उनको आप जुटाइए, उसका चार्ज, उसका मास, उसके डिस्कवरर और उससे रिलेटेड जो और बातें हैं सब बातें पढ़िए। चलिए देखते हैं, क्योंकि फिर से उन्होंने हमारे लिए सॉरी एक तलवार लटकाई है। वो तलवार है इनकरेक्ट की, कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ, यही सही ऑप्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, देखो प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास तो इनके कंपैरिजन में ज़ीरो मान लो आप, लगभग ज़ीरो होता है। मास प्रोटॉन का लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU, मास न्यूट्रॉन का अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU, और मास इलेक्ट्रॉन का देखिए 0.00054 AMU। अगर आप इन तीनों मास को कंपेयर करें, देखिए ध्यान से, एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 0.00054, तो ये वाली वैल्यू जो है ये ज़ीरो ही है, नेग्लिजिबल ही है। तो याद ये क्या करना है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड इट विद मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम could be explained correctly by थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले यही मॉडल दिया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल, ठीक है, और अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बर्फी मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी इसका नाम चलता है। इससे क्या एक्सप्लेन हुआ, इससे एक्सप्लेन हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन हुआ था। मेन जो बात एक्सप्लेन हुई थी ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, लेकिन देखते हैं कि क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ था। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम रदरफोर्ड के मॉडल से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन इसको किया था और श्रोडिंगर ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
इसके बारे में भी कुछ खास थॉमसन मॉडल में नहीं बताया गया है। और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर भी उसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया था। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोग के पास करीब करीब 18 क्वेश्चन है, 16 to 18 मान लीजिए, तो लगभग हम लोग 1/3 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2 atoms are said to be isobars। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, कहीं पर भी आइसो लग जाए तो मतलब सेम, जिनके सेम मास नंबर होते हैं। देखिए 3 टर्म हैं, टोटल इसमें एग्जैक्टली 16 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 16 क्वेश्चंस आपने करे वो सारे के सारे 16 इससे निकलेंगे। आप 16 की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस 16 की हेल्प से आप बना सकते हो। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे एक होता है हमारा टर्म आइसोबार्स, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोटोन्स। 3 सवाल यहाँ, 3 क्वेश्चन बन सकते थे और तीनों में सॉरी कुछ ना कुछ सेम होता है। आइसोबार में सेम होता है मास नंबर, आइसोटोप में सेम होता है एटॉमिक नंबर, और आइसोटोन में सेम होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 3 टर्म होते हैं। तो हम लोग फिलहाल अपने इसमें देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ को ध्यान से सही करना है। आप अपने इन ऑप्शंस को देखिए ध्यान से। एक सेकेंड। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नहीं, उनके तो मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। ये तो गलत हो गया ऑप्शन। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, वो तो आइसोटोप्स के होते हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। देखिए जो मास नंबर होता है ना उसको ए से डिनोट करते हैं, और मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। देखिए एक ये टर्म है आपका, उसको कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। और इससे रिलेटेड टर्म नोडल प्लेन, नोडल सरफेस। देखिए जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, वो आपके नोड होते हैं। ऐसे प्लेन को नोडल सरफेस या नोडल प्लेन कहते हैं। इसको पूरी तरह से समझाने के लिए एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे लगेंगे, तब मैं इसको समझा पाऊँगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आप उसका वेट करिएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले से काम चलाते हैं। देखिए एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारे नोट्स होते हैं, नोट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं
एंगुलर नोड्स, एक होते हैं एंगुलर नोड्स और एक होते हैं हमारे रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स। तो देखिए जो एंगुलर नोड्स होते हैं उनका रिलेशन होता है विद एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका रिलेशन एल के साथ होता है, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड भी होते हैं एल के इक्वल। अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एल हो गया, नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या आता है n माइनस वन। इसमें भी 3 क्वेश्चन बन सकते थे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल, ये तो एक पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ एंगुलर नोड पूछ सकते थे और टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ सकते थे, कोई भी चीज़ पूछ सकते थे। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो एल होता है इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो एन होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है हमारा 3p, अब आप समझिएगा जरा। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 ये हो सकती है। अच्छा ये रिप्रेजेंट करते हैं सबशेल को, ये सीक्वेंस चलेगा S P D F एंड सो ऑन। अगर L इक्वल टू 0 है तो S सबशेल, 1 है तो P सबशेल, 2 है तो D सबशेल, 3 है तो F सबशेल। तो ये हमारा इसको करने का तरीका है। अब देखिए इसमें 3 से कोई मतलब नहीं है, P से मतलब है। वैल्यू क्या आई 1 आई, तो आंसर क्या आया 4th आंसर आया। कई क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ एंगुलर नोड। नहीं भाई वो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ और पूछा गया है, दोनों में एंगुलर पूछा गया है क्या, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई नहीं ये गलत हो गया, सॉरी, इसको ठीक करिए। फार्मूला होता है रेडियल नोड का n माइनस एल माइनस वन। अब देखिए 3p को देखा तो ये वैल्यू है इसके n की, n इक्वल टू 3। जो भी लिखा हो SPDF के पहले वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो आप देख रहे हो ये इससे L की वैल्यू निकलेगी 1। तो देखिए इस फार्मूले में वैल्यू रख दें, नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस 1 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 1। तो गलती से मैंने ऑप्शन तो आपको सही बता दिया था, ऑप्शन इसका 1 ही होगा। ठीक है। अच्छा अब अगला जो क्वेश्चन था हमारा है वो है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स की वैल्यू तो L के इक्वल होती है। अरे 4D को देखकर D को देखा, L की वैल्यू 0 1 2 2 इसकी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है। Which of the following is responsible to rule out the existence of definite path? देखिए बोर ने बताया था कि सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ है, उसकी एनर्जी भी सेम रहेगी उसमें, ये कॉन्सेप्ट बताया था बोर ने। तो इस कॉन्सेप्ट को किस अगली थ्योरी ने रिजेक्ट किया? और आपके पास यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने नहीं रिजेक्ट किया था।
यार पॉलीज प्रिंसिपल ने बताया था कि कोई भी एटम ले लीजिए, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके क्वांटम नंबर के यूनिक सेट होंगे, ठीक है। एनी ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर सेम, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल था जिसने रिजेक्ट किया, रूल आउट किया एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ, उसको रूल आउट किया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने किया उसको रूल आउट, तो आंसर नंबर 2 हो गया। हुन रूल ने भी नहीं किया और आफबाउ प्रिंसिपल ने भी नहीं किया। व्हाट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ position and momentum simultaneously with 100% accuracy। ये हमारा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और सही वेलोसिटी नहीं मालूम है तो सर्टेन सर्कुलर पाथ कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ थर्ड शेल विल बी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ थर्ड शेल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n स्क्वायर। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला शेल k, फिर l, फिर m, n, o, p, q एंड सो ऑन। यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है थर्ड शेल। थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू हो गई 3, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, आंसर हो जाएगा इसका 9। ये फॉर्मूला याद करिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये डिपेंड करता है L पर। L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसका दूसरा नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी होता है। वैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है h/2 अंडर रूट L+1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट निकाल सकते। भाई 16 क्वेश्चन है, अब इसको अगर 50 नहीं बनाया तो क्या फ़ायदा। ध्यान से करोगे इसी के अंदर से 50 क्वेश्चन निकलेंगे, 50 क्वेश्चंस। आप जितने भी मैं बताता हूँ 3 टाइम्स तो कर ही दिया करो। ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ो, इसमें ये होता तो क्या पूछते, ये होता तो क्या पूछते। ठीक है, h यहाँ पर होता है h प्लैंक कांस्टेंट, पाई आप जानते ही हो। ठीक है, तो इससे निकालते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसको बेटा करना पड़ेगा, मज़ा तभी आएगा। इसी में हम गुचर पुचर करते रहेंगे, जलेबी बनाते रहेंगे तो नहीं होगा। इसका आंसर 3rd आएगा। इसको मैं अभी आपको करके बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मैं आपको देता हूँ। अच्छा, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही प्रॉब्लम है, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं। तो इसको मैं आपको प्रॉपरली बना कर निकालूंगा, इसी में गुचुर पुचुर में नहीं करूँगा। लेकिन इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा, इसका आंसर 2nd है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन मैं भी आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए एक टर्म दिया हुआ है Z इफेक्टिव, Z और नीचे जो लिखा है ना ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसको ऐसे भी लिखते हैं ENC। असल में न्यूक्लियस की पावर क्या है जो इलेक्ट्रॉन पे लगती है, तो ये इसका आपको आंसर देखना है। तो देखिए पहला पार्ट,
Z effective for an electron in 2s orbital is same. Z effective नहीं, सेम नहीं होगा। 2s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, और 2p का उसके कंपैरिजन में कम होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर हटते जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सेकंड, एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल हैज़ द सेम एनर्जी। नहीं भाई, सेम कैसे होती है, 2s से ज़्यादा होती है 2p की। ये हम लोग पढ़ते हैं अफबाऊ प्रिंसिपल पे। एक एक बात को समझिए ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, Z effective of an electron, Z effective of an electron in 1s orbital is same। ये भी नहीं सही है। 1s ऑर्बिटल, उसका शेल छोटा है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो भैया ले दे के चौथा ही तो बचा। द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 2s ऑर्बिटल हैव स्पिन क्वांटम नंबर बट ऑफ अपोजिट साइन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक क्लॉकवाइज वाला होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा, तो एक की वैल्यू हाफ, दूसरे की भी हाफ, लेकिन क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम है, हाफ हाफ, लेकिन दोनों के जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक है, ये हमारा 15 हो गया। आ गए लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड, सेम स्पीड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे लेमडा इक्वल टू h/mv। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसका होगा जिसका मास हाईएस्ट होगा, और मास हाईएस्ट है अल्फा पार्टिकल का। मैं अभी कुछ डिटेल आपको बोर्ड पे बताऊंगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी अल्फा पार्टिकल की। 16 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन में बोर्ड वर्क रिक्वायर्ड है, तो अगले फ्रेम में हम लोग वाइट बोर्ड के सामने होंगे। अब देखिए सामने स्क्रीन में आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है, और मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनके लिए मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक जो स्पेशल टर्म आया है वो आया है हमारा, उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अफबाऊ कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो कॉन्फ़िगरेशन जो अफबाऊ प्रिंसिपल से हमने निकाला हो, उसको बोलते हैं अफबाऊ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके लिए ये एक ऑर्डर है। ये मैंने पूरा आपको ऑर्डर बता दिया। अगर आप इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो आपको उसके लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे, दैट विल बी ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है, इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरता है। लेकिन अगर मान लिया हम इसको शेल वाइज अरेंज कर लें, शेल वाइज अरेंजमेंट, ध्यान से देखिएगा, तो
तो शेल वाइज अरेंजमेंट का मतलब है कि पहले 1 वाले ले लिए, फिर 2s 2p ले लिया, फिर 3s 3p 3d ले लिया, 4s 4p 4d 4f ले लिया, 5s 5p 5d 5f ले लिया, फिर 6s 6p, देखिए 6 के कहाँ तक जा रहे हैं, 6p के बाद 6d, 7s 7p और 8 को फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सेल वाइज हमने देखिए इसको अरेंज कर दिया। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा पहला शेल है, ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, है ना। मज़े की बात क्या है कि कभी कभी स्कूल में टीचर लोग अनाड़ी, जो बहुत ज़्यादा अनाड़ी हैं, वो कहते हैं ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखा जाता है। अरे भाई क्यों लिखेंगे, हम जिस ऑर्डर में बढ़ता है वैसे ही लिख के छोड़ देंगे। जब तक हमें ज़रूरत नहीं है तब तक हम क्यों उसको चेंज करेंगे। तो उसको लिखने का सही ढंग यही है, इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में फिलअप होता है। ये मैंने आपको शेल वाइज लिखा है ना, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में इंटर नहीं करता है। और आपको इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने इस ऑर्डर में आपको दिया है जिससे कि आप उसको कंफ्यूज हो सको। तो मैं आपको ऑप्शन लेके दिखाता हूँ और करने का मैं तरीका भी आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला वाला इन्होंने लिखा है हमारा, ये देखिए 3d8 और 4s2। मतलब ये मेरा कहने का कि जब इसको देखा आपने, तो इसको देखा तो ये तो देखा शेल वाइज है। ये अबाउ कॉन्फ़िगरेशन 3s 3p 3p के बाद अगर 3p के बाद 4s नहीं है, मतलब कि ये इसको जो है अरेंज करके लिख दिया गया। हो सकता है कि गलत हो, आप इसके ऑर्डर में नहीं फिलअप कर सकते हो। इसके ऑर्डर में अगर फिलअप करना होता तो हम यहाँ पर 6 के बाद 10 भरते, यहाँ 0 हो जाता। ठीक है। तो इस जब हमको अगर इस तरह का कभी दिखाई दिए तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सब इलेक्ट्रॉन का टोटल कर लो। जो पावर में लगे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, उनका सबका आप टोटल कर लो। टोटल किया, वैल्यू 28 आई, 28 आई। फिर आप 28 का अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर लो। सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ आपको ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए। ये आपका देखिए ऑर्डर आया है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब इससे आप ये अरेंज करके बनाओ। तो जब आप अरेंज करके बनाओगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखाई देगा, मतलब ये ऑप्शन ग्राउंड स्टेट को ही शो कर रहा है। अब जब हम ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ था हमको 3d9 और 4s2। ठीक है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे यहाँ 9 कर देना, और अब ये वैल्यू जो आएगी हो जाएगी 29। ये वैल्यू हो जाएगी 29। अब जब ये 29 वैल्यू हो गई, तो जब आप 29 को लेके चलोगे तो 29 एक्सेप्शनल केस है, ये कॉपर का है। और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब ये निकलता है तो असल में एक इलेक्ट्रॉन S से D में ट्रांसफ़र होता है। अगर हम यहाँ से पहले बनाएं, इसको अगर बनाते तो ये पहले तो आता 4s2 3d9, लेकिन ये तो स्टेबल नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता, तो इसकी ग्राउंड स्टेट ये होती है। तो अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3d10 और लास्ट में लिखेंगे 4s1, मगर यहाँ तो 3d9 और 4s2 है। इसका मतलब है कि यही ऑप्शन हमारा ग्राउंड स्टेट को सही शो नहीं कर रहा है। ग्राउंड स्टेट माने अबाउ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली लिखिए। और जो ये एक्सेप्शनल केसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ये ग्राउंड स्टेट का ही पार्ट होता है, वो एक्साइटेड स्टेट वाली बात नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सैकड़ों क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। आप इसको भर के कितने भी सारे क्वेश्चंस बना सकते हो।
जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ तब तक सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर दो, दो काम कर दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने किया उनको भी दुआएं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी दिल से दुआएं। आप सब हमारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन अगला जो मैंने लिया, देखिए ये मैंने 2 वाला मैंने आपको बता दिया। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। देखिए नोड के लिए मैंने बोला था अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए नोड्स का मतलब तो है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। नोड्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके एंगुलर नोड्स। ये सब समझाने के लिए कठिन है, क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये टफ है। मैं चूंकि एमएससी लेवल तक की क्लासेस लेता हूँ तो मुझे सब पता है खेल क्या है, तो मैं बनाऊंगा इसके लिए। वो आईआईटी और नीट के मतलब की चीज़ें हैं। फिलहाल आईआईटी नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट। तो जैसे हमको अगर फॉर्मूला लेना है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, तो ये वैल्यू एल होती है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये वैल्यू हमारी होती है, इसकी वैल्यू एल हो गई, इसकी वैल्यू होती है n-l-1। ये कैसे निकाला गया ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सब एमएससी लेवल में रहता है। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये टोटल नोड्स सीधे सीधे लिख दो। दोनों को मिला दिया तो जोड़ दीजिए इसको, ये देखिए, ठीक है, l + n-1। तो देखिए ये वाले l से ये वाला l देखिए कैंसिल हो जाएगा, और जब सॉल्व करके बचेगा तो ये वैल्यू होगी n-1। अब इसमें n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। अरे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में किसने डिस्कवर किया था? तो बोर ने डिस्कवर किया था, बोर ने इसके बारे में बताया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 होल नंबर में होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल को रिप्रेजेंट करता है, K-L-M-N-O-N सो ऑन, शेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एल हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल होता है। और एल की वैल्यू जो होती है पॉसिबल ये होती है, और भी आगे ले लो। और जो यहाँ पर आपका ये सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 है तो S, फिर P, D, F, G, H एंड सो ऑन। जो नॉन एलिमेंट है उनमें 4 सबशेल यूज होते हैं, S, P, D, F अप टू एटॉमिक नंबर 118। टोटल 4 सबशेल्स आर यूज्ड। लेकिन अगर इसके आगे हम हाइपोथेटिकल सोच के चले कि कोई एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर होगा, तो हमें आगे और ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हैं G, H, I, J एंड सो ऑन। तो इससे आप इस वैल्यू को कभी भी निकाल सकते हो। अब इसे मान लीजिए हमको उसने दे दिया कि भैया 4F है। एक मैं आपको एग्जांपल इसका लेके बता देता हूँ कि कैसे 16 क्वेश्चन से कैसे 50 बनाए। 16 कहने के लिए हैं दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस इन इंडिया। इससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, एग्जाम्पलर से बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने लिया 4F, इसके लिए हमने लिखना है n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3। ऐसे याद कर लिया करो, l की वैल्यू 0 1 2 3 उंगलियों पे गिन के 0 1 2 3 S P D F। F के लिए l की वैल्यू होती है 3, F के लिए l की वैल्यू 3। और ये वैल्यू देखिए, ये चीज़ यहाँ से आई और ये F के लिए ये वैल्यू यहाँ से आई, तो 2 वैल्यू निकल आई हमारी। अब नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स,
एंगुलर नोड इक्वल टू एल के होता है, तो वो आंसर हो गया 3। एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स वो होता है n माइनस एल माइनस 1। n हो गया 4, l हो गया 3, हो गया 1। कितने हुए एंगुलर नोड्स? इसके 0 हैं। और टोटल नोड्स दोनों को जोड़ दो, 3 + 0। और या फिर इन दोनों का जो टोटल था ऐसे कर लो 3 डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू निकाल ली है। या अगर डायरेक्ट निकालना है तो हम इसकी जो वैल्यू n-1 आती है, n कितना है 3 है माइनस 3। ये हमारा फॉर्मूला होता है l + n-1 है ना, l कट जाता है, ये हमारा आता है n-1। तो n कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 करोगे, ये तो वैल्यू 2 आ रही है, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई। क्वेश्चन देखता हूँ, n-1 टोटल नोट्स, भाई ये l होता है, n-l-1 होता है ना। और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे n-1 बनेगा। l की वैल्यू 3 थी तो ये वैल्यू 3 आ गई, और ये वैल्यू थी 4 - 3 - 1, तो ये 0 हो गया है ना। और जो अगर n-1 कर रहे हैं हम, अगर हम n-1 कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है टोटल नोट्स में, कि n की वैल्यू हमारी है 4 और 4 - 1 ये तो हमारा 3 आ रहा है। तो ये मेरा सजेशन ये है कि तीसरे में आप दोनों को टोटल करिए, ये फॉर्मूला मत लगाइए n-1 का, आप एंगुलर नोड निकालिए, आप रेडियल, क्योंकि टोटल नोड में l का कंट्रीब्यूशन खत्म हो रहा है। वैसे देखो ये 3 है, ये 3 ये कट जाएगा, 4 - 1 3, ये तो आएगा, हाँ ठीक तो है, 3 तो आएगा। भाई देखो 3 - 1 में 0 हो गया ना हमारा, ये n-1 n 4 है, हाँ ठीक है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। देखिए एंगुलर नोड l = 3 आ गया, रेडियल नोड n हो गया हमारा यहाँ पर 4, 3 1 0 हो गया है ना। और जो हमारा टोटल नोड आएगा तो 3 तो आएंगे, ठीक है, n-1 n-4 ठीक है। वही मैं कहूँ ये क्या हो रहा है, चक्कर हो जाता है कभी कभी, दिमाग भी ससुरा कभी कभी सटक जाता है। अच्छा, तो देखिए इससे आपका देखिए 8 भी कवर हो गया और 9 भी कवर हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में सब ऐसे कुछ है नहीं खास, 11 में कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट ही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हाँ एक बार मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। 11 मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया, देखिए 11 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल वो इक्वल टू होता है n²। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि थर्ड शेल का मतलब है n = 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल इक्वल टू n², 3² 9। अब मान लिया कि दिमाग से उतर गया, n² नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो तरीका क्या है, उसके लिए पूरा हम करके देखेंगे। देखिए हमारा शेल कौन है, KLM थर्ड शेल हो गया है, उसके अंदर सब शेल क्या क्या होंगे, तो इसके अंदर 3 सब शेल होंगे, एक S होगा, एक P होगा, एक D होगा। 3S लिख दो, 3P लिख दो, 3S लिख दो। फिर इसके बाद ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। अब जोड़ लीजिए आप, 1 2 3, मैं क्रॉस लगाता हूँ क्योंकि ऑर्बिटल ये सब होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम अगर भूल गए तो हम इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम वैल्यू
इसकी निकाल सकते हैं। टोटल आप करोगे तो 9 ही आएगा। बिना फॉर्मूले के भी कभी फंस गए तो आप इसको निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए 13 आपका है ये आइसोटोप्स का है। तो जो एटॉमिक मास होते हैं ना वो सारे एवरेज होते हैं। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है हमारा वो वैल्यू होती है m1x1 m2x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन। मान लिया कि 2 आइसोटोप है तो यहीं पर रुक जाना, 3 है तो एक और बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ पर m1 m2 और m3 वगैरह ये मासेस ऑफ आइसोटोप्स हैं और x1 x2 x3 वगैरह या तो वो रिलेटिव अबेंडेंस है, मतलब कि वो परसेंटेज है, परसेंटेज में दिया है, और या फिर आपका एवरेज है, वो आपका रेशियो है, रेशियो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको हम उठाते हैं। ये उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं साफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है Cl37, एक है Cl35। एटॉमिक मास इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का वो 35.5 दिया हुआ है। तो कह रहा है दिस इंडिकेट द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या होगा? तो मान लिया कि देखिए रेशियो मान लिया हमने, इसका मान लिया x, इसका y, क्योंकि हमको इसी फॉर्मेट में पूछा गया है ना कि इसका Cl37 Cl35, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 है 1:3, ऑप्शन नंबर 4 है 3:1। अगर आपने गलती से इसको पहले इसको बाद में ले लिया तो प्रॉब्लम होगी। आपको निकालना है x/y, वो आपका आंसर होगा। अच्छा, एटॉमिक मास अगर हम बात करें तो कुछ दिया नहीं है तो यही एटॉमिक मास ले लेंगे 37 35। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा दें, एवरेज एटॉमिक मास m1x1 m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक है, तो यहाँ पर m1 है 37 और x1 है x, m2 है 35 और x2 है y अपॉन x1 है x और ये है y। ये हमारा है 35.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 35.5x 35.5y 37x 35y। x वाला इधर ले आओ, 35.5x माइनस, नहीं y वाला इधर लाएंगे क्योंकि y वाली पॉजिटिव वाली इधर ले लेते हैं वैल्यू, y माइनस। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको सरल से बताना चाहता हूँ। ये आया, अब इसको आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ रहा है 0.5y, ये आया 0.5y और ये 35, ये 1.5x। ठीक है, और अगर हम यहाँ से अगर हम निकालें x अपॉन वाई, मतलब यहाँ से y इधर ले आए, 1.5 इधर आएगा, 0.5 अपॉन 1.5 3 आएगा, x अपॉन वाई 1/3 x/y 1:3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इसको करना था। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बचा है। देखिए ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे आता हूँ। मैं बस अब ये समझाना चाहता हूँ, अभी मैंने ऑर्डर आपको लिखा था। अब Fe3+ है तो जब भी कभी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो उसको पहले उस एलिमेंट का निकालो। पहले Fe का निकालेंगे। Fe का आएगा
4s2 3d6। और मैंने इसको मॉडर्न ज़माने के तरीके से आपको सिखाया है, तो इसमें आर्गन 18 ऐसे लिखने की आप आदत डालिए। लिंक में सब डिटेल है, उसको पढ़िए। आज के ज़माने में बच्चों को ऐसे लिखना चाहिए, पूरा नहीं रायता फैलाया करो। 1s 2s चालू हो गई। ये हमारा Fe का आया। अब हमको निकालना है Fe2+ का। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सॉरी Fe3+ का 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहाँ पे आया तुम्हारा 23। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस सबशेल से जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट हो, यहाँ से निकलेगा। 4 से निकलेगा, 4s से निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो निकल गए, लेकिन अभी तो 3 निकालने हैं, तो 2 यहाँ से निकल गए तो ये 0 हो गया। एक अब यहाँ से निकाल लो, 3d5 हो गया। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा। अब देखते हैं Mn25। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप यहीं से Mn2+ निकाल लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए पहले Mn का हम निकालेंगे। Mn का आएगा आर्गन 18 4s2 3d5, और फिर Mn2+, ठीक है, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 23 हो गया, 4s0 3d5। आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आयन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे किया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। ये भी हो गया हमारा 16 में। देखिए, इसमें आपको मैटर वेव के लिए बोला गया है, फॉर्मूला है लैम्डा = h/mv। तो एक बात तो क्लियर है कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के है और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की है, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। अगर वो बोल रहा है कि v कांस्टेंट है, तो अगर v कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब आपको तो मैं दिखाता हूँ कि जब आपका इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर हम इनको देखें और मास हम ले AMU में, तो इसका तो 0 होता है, 0 पॉइंट मैंने बताया था 0.00054। अल्फा पार्टिकल जो हीलियम न्यूक्लियस है 2He4, तो इसका मास 4 होगा। ये थोड़ा अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं एग्जैक्ट होता है, लेकिन हमारे काम के मतलब का होता है। ये 4 हो गया, और न्यूट्रॉन का 1 और प्रोटॉन का भी 1। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा मास किसका है, 4 इसका है। इस क्वेश्चन में पूछ सकते थे कि भैया सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, पूछ सकते थे ऑर्डर क्या होगा, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते थे। लेकिन अब इसमें 3 4 5 जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे कर सकते हो। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।